हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करती हूँ कि कल का जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे व फिर जो मंगोलों के आक्रमण हुए थे, सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे। तो मुख्य रूप से कितने हुए थे? तो वो 6 आक्रमण हुए थे। उन आक्रमणों को वो आक्रमण कब कब हुए, मंगोलों द्वारा कौन कौन से व्यक्तियों द्वारा उसका नेतृत्व किया गया, और इसके साथ में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कौन कौन से उसके सेनापतियों द्वारा उनके आक्रमण को जो है विफल किया गया, इसके बारे में हमने आपसे कल डिटेल में चर्चा किया हुआ था। ठीक है, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इतना इजी लैंग्वेज, इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज से पढ़ाना संभव नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अगर आप समझ गए हैं तो आज हम इसके आगे का टॉपिक लेकर के चलते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियान कौन कौन से थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ में जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुछ अध्यादेश जारी किए गए थे, वो क्यों जारी किए गए थे और क्या क्या अध्यादेश जारी किए थे, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो हम अपने टॉपिक की ओर चलने के पहले आप लोगों को ये रियलाइज़ करवा दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसके साथ में लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिल सके। तो चलिए, हम अपने समय की कीमत को पहचानते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रमुख विजयें थी या उसके द्वारा जो अभियान किए गए थे वो कौन कौन से थे, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की अगर विजयों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसने अपनी विजयों को जो है उत्तर में भी इसने कई सारी विजय की थी और दक्षिण में भी कई सारी विजय की थी। तो उत्तर और दक्षिण विजय को अगर हम एक साथ पढ़ाते हैं तो आप लोग, आपके दिमाग में जो है खिचड़ी बन जाएगी। आपको ये थोड़ा सा समय लगेगा, समझ तो जाएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ एनालिसिस करने में टाइम लगेगा कि उत्तर की विजय उसकी कौन सी थी और दक्षिण की विजय कौन सी थी। ठीक है, तो इसलिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो वो 2 भाग, पहला है अलाउद्दीन द्वारा किए गए उत्तर में अभियान, और दूसरा क्या है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए उसके दक्षिण में अभियान। क्योंकि जब हम उत्तर के अभियान अलग से पढ़ेंगे और दक्षिण के अभियान अलग से पढ़ेंगे तो आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछता है, अगर नहीं अक्सर पूछता है क्वेश्चन कि उसके दक्षिण विजय में कौन कौन से राज्य शामिल थे या फिर उत्तर विजय में उसके कौन कौन से राज्य शामिल थे, इसके बारे में जो है पूछता है। तो अगर आपने अलग अलग करके पढ़ा हुआ है तो आप उस क्वेश्चन को आप बहुत बेहतर तरीके से कर ले जाएंगे। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए उत्तर अभियान या दक्षिण अभियान। हमने इसके विजयों को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक उत्तर अभियान और दूसरा दक्षिण अभियान। तो उत्तर अभियान और दक्षिण अभियान दोनों अलग अलग अभियान किए गए हैं। तो क्या इनका उद्देश्य अलग था? तो बिल्कुल उद्देश्य अलग था। तो अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो उत्तर का अभियान था, उस उत्तर में अभियान करने का उद्देश्य क्या था और दक्षिण में अभियान करने का उद्देश्य क्या था, तो आइए हमारे साथ आप बने रहिए। हम आपको एक एक चीज़, एक एक जो है प्रॉब्लम को सुलझाने वाले हैं, ताकि उत्तर की विजय और दक्षिण की विजय ये मिलकर के एक में ना होने पाए, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ठीक है, और एक सूत्र की तरह आप लोग सुलझा सकें उसको। तो अगर हम उत्तर की बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर की विजय की बात करते हैं, तो उत्तर विजय में इसका उद्देश्य क्या था कि प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाना।
तो इसका उद्देश्य क्या था? उत्तर में विजय करने का, अभियान करने का उद्देश्य क्या था कि जितने भी उत्तर के राज्य हैं इन सब को जो है अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार एक राजा द्वारा किसी दूसरे राज्य को अगर विजिट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका संपूर्ण नियंत्रण तो ऑलरेडी उसके हाथ में आ जाएगा। लेकिन आ जाएगा, आप बिल्कुल सही हैं, आप जो सोच रहे हैं आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि क्योंकि इसने जो अभियान उत्तर की तरफ किया था उसका उद्देश्य अलग था, लेकिन जो दक्षिण में अभियान किया था उसका कुछ उद्देश्य अलग था। तो अभी हम जैसे जैसे टॉपिक आएगा, जब हम दक्षिण का अभियान स्टार्ट करेंगे तब आपको बताएंगे कि दक्षिण अभियान का उद्देश्य क्या था। फिलहाल अभी हम जानते हैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर अभियान के बारे में, यानी कि उत्तर अभियान का उद्देश्य क्या था। तो इसका मतलब था, उत्तर अभियान का मतलब था कि इसने उत्तर अभियान इसलिए किया था कि उत्तरवर्ती जितने भी इसके राज्य थे, इसके द्वारा जो राज्य विजिट किए जाएं तो उन विजिट किए राज्यों में जो है डायरेक्ट वो जो है क्या कर सके, अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। और इसके ये जो कहे, जो भी आज्ञा दे विजिट देशों को, विजिट प्रदेशों को, तो इसकी सारी बातों का यानी कि इसके सारे आदेशों का पालन किया जाए। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। किसका? उत्तर अभियान का। उत्तर भारत में अभियान का इसका मुख्य उद्देश्य था। तो अगर हम बात करते हैं उत्तर अभियान में कौन कौन से देश आते थे, कौन कौन से राज्य आते थे और उत्तर के किन किन राज्यों को इसने विजिट किया, तो उत्तर की अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत में अभियानों का, तो सबसे पहले इसने क्या किया था? गुजरात विजय किया था। कौन सी विजय किया था? गुजरात विजय किया था। ये कब किया था? तो 1298 में किया था। इन सारी चीज़ों को यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए आप लोग खुद को बिल्कुल कंसंट्रेट कर लीजिए और एक एक चीज़ समझने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि ये जो इसके उत्तर अभियान और दक्षिण अभियान है इनको भी क्रम में लगाने के लिए बोल देता है, तो आपको बिल्कुल कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है। तो अगर हम बात करते हैं गुजरात विजय कब किया है, तो 1298 में इसने किया है। फिर इसके बाद में रणथंभौर विजय इसने भी की, इसके द्वारा किया गया है। वो कब किया गया है? 1301 ईस्वी में, यानी कि 1298 के बाद आफ्टर 3 इयर्स जो है इसने कौन सी विजय की थी? तो रणथंभौर विजय किया था। रणथंभौर के बाद में जो है इसने चित्तौड़ विजय भी किया, जो कि उत्तर भारत के अंतर्गत आता था। फिर इसने किया है मालवा की विजय। मालवा विजय कब किया है? तो 1305 ईस्वी में किया है। वहीं पर अगर हम चित्तौड़ की बात करते हैं तो चित्तौड़ विजय कब किया गया है? तो 1303 ईस्वी में किया गया है। तो ये 4 अभियान जो कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर अभियानों के अंतर्गत आते हैं। पहला अभियान कौन सा करता है? गुजरात विजय 1298 में। 1298 के आफ्टर 3 इयर्स जो है रणथंभौर विजय करता है 1301 ईस्वी में। फिर चित्तौड़ विजय करता है 1303 ईस्वी में। फिर मालवा विजय करता है 1305 ईस्वी में। फिर करता है सिवाना विजय 1308 ईस्वी में। और ये अंतिम इसकी विजय यानी कि उत्तर भारत की अंतिम विजय कौन सी है इसकी? तो 1311 ईस्वी में। तो ये इसके उत्तर अभियान के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सारे राज्य थे जिनको इसने विजिट किया था। इसमें क्या करेगा? क्रम, एक तो क्वेश्चन बनेगा कौन सा? क्रम में लगाने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 3 विजय उत्तर भारत से दे देगा। उत्तर भारत के जो विजिट किए हुए राज्य हैं 3 राज्य उत्तर भारत वाले राज्यों को दे देगा और 1 विजय दे देगा दक्षिण भारत का। आपसे बोल देगा कि इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा उत्तर अभियान के अंतर्गत यानी कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया उत्तर अभियान के उत्तर भारत के अंतर्गत राज्य नहीं आता था। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, बेहतर तरीके से पढ़ा है, तो आप क्वेश्चन को करने में सक्षम होंगे। चलिए, ये थी क्या? उत्तर भारत अभियान की विजय। अब हम कौन सी पढ़ते हैं? इसकी दक्षिण भारत की विजय, यानी कि दक्षिण भारत की विजय तो इसने किया, लेकिन दक्षिण भारत का उद्देश्य क्या था, यानी दक्षिण अभियान का उद्देश्य क्या था? तो अगर हम उत्तर अभियान की बात करते हैं
तो उत्तर अभियान का जो उद्देश्य था वो क्या था कि प्रत्यक्ष यानी कि उत्तर भारत में विजिट किए गए राज्यों को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाना किसका उद्देश्य था? इस अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य था। ठीक है। अब दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में इसका उद्देश्य था कि जो है इस दक्षिण भारत के राज्यों को विजिट करके जो है इसको क्या कर देना, करदाता बना देना। इन राज्यों को करदाता कैसे बनाना, कहने का मतलब है कि इसका उद्देश्य था दक्षिण भारत अभियान का कि जिन राज्यों को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीता जाए तो इन दक्षिण राज्यों में अलाउद्दीन खिलजी अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करना चाह रहा था, बल्कि इसका उद्देश्य ये था कि दक्षिण भारत के राज्यों को विजिट करना और विजिट करने के बाद में इनसे जो है कर वसूल करना और कर वसूल करने के बाद में इन दक्षिण भारत के राज्यों को जो है स्वतंत्र रूप से छोड़ देना, उन पर कोई प्रेशर नहीं बनाना कि आप हमारे अकॉर्डिंग काम करें। ये इनका उद्देश्य था। ठीक है। अगर आप लोगों ने गुप्त काल में पढ़ा होगा तो गुप्तों ने भी जो है इस तरीके की समुद्रगुप्त ने जो है ये अभी दक्षिण भारत के लोगों के प्रति जो है राज प्रसवोद्धरण की नीति अपनाई थी ना। तो ये जो है अगर हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की ये जो पॉलिसी थी तो कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त से मैच कर रही थी। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो है उसी की नीति इसने अपनाई थी, समुद्रगुप्त की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि अगर इसकी अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसी वजह से इसकी नीतियों की मैच करने की वजह से इसने इसको उपाधियाँ कौन सी धारण की थी? दिल्ली सल्तनत का समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का समुद्रगुप्त किसे कहा गया है, तो कोई और नहीं था, ये अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि उत्तर भारत में अभियान करने का इसका उद्देश्य क्या था और दक्षिण भारत में अभियान करने का उद्देश्य क्या था। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि दक्षिण भारत के अंतर्गत कौन कौन से राज्य इसने विजिट किया था। तो दक्षिण भारत के अंतर्गत इसने देवगिरी को विजिट किया था। कब विजिट किया था? तो 1307 ईस्वी में विजिट किया था। दूसरा कौन सा आता है? वारंगल को भी इसने विजिट किया था। ये कब किया था? तो 1309 ईस्वी में किया था। अगर बात करते हैं वारंगल और ये तेलंगाना एक ही हैं, चाहे हम वारंगल कहें या तेलंगाना नाम लें, बात एक ही है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके। अब इसके बाद में होयसालों को भी इसने पराजित किया और इन पर विजय प्राप्त की। ये कब किया था? तो 1310 ईस्वी में। और पांड्यों को भी इसने जो है दक्षिण अभियान के अंतर्गत पराजित किया। वो कब किया था? तो 1311 ईस्वी में। तो ये थे कौन से? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए प्रमुख अभियान उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसने जो है क्या किया, इतने मतलब इतनी समस्याओं के रहते इसने इतना बड़ा साम्राज्य अपना विस्तृत कर लिया। वो भी साम्राज्य विस्तृत किया अपने मुख्य चहेते 4 सेनापतियों के माध्यम से। तो इसकी शक्ति दिन पर दिन बढ़ रही थी और दिन पर दिन बढ़ रही थी, लेकिन दिन तो बढ़ तो रही थी। हमने कल आपको हमने पढ़ाया था कि इसके समय में कौन कौन से विद्रोह हुए थे। तो विद्रोह करने का मतलब इसकी शक्ति तो बढ़ रही थी, लेकिन इसके जो विद्रोही थे, जो विद्रोहियों का जो क्रम था वो बढ़ता जा रहा था। तो ये देख रहा था कि हमारे साम्राज्य विस्तार करने के बावजूद भी जो है इनका जो है विरोध बढ़ते जा रहे हैं, अमीरों द्वारा विरोध बढ़ते जा रहे हैं या नव मुस्लिमों द्वारा विरोध बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सारे विद्रोहों को कंट्रोल में लाने के लिए इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? 4 अध्यादेश जारी किए थे। वो 4 अध्यादेश जारी क्यों किए थे? ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना क्या था? जो उस समय उसके समकालीन जो विद्रोह हो रहे थे, इनको कंट्रोल में लाना, इन अध्यादेश का जारी करने का इसका मुख्य उद्देश्य था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से अध्यादेश जारी किए थे, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम अध्यादेश के बारे में बात करते हैं तो अध्यादेश में इसने 4 प्रमुख अध्यादेश लागू किए थे। वो कौन कौन से थे? पहला अध्यादेश था, इसके द्वारा जारी किया गया था कि इस समय
इसके पूर्व जो शासक थे तो जो इसकी कृपा पात्र जो दरबारी होते थे तो इनको जो है पेंशन जो देते थे और दान में जो भूमि दी जाती थी, तो उन जो इसके पूर्व के शासकों द्वारा जो ज़मीन दान पर दी गई और उपहार जो उन अमीरों को दिए गए थे और पेंशन जो दी गई थी, पेंशन में जो भूमि दी गई थी, तो इन सारी चीज़ों को इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ये सारी भूमि वापस ले ली। क्या कर दिया, वापस ले लिया। यानी कि अपने पूर्व के शासकों द्वारा दिए गए दान, उपहार व पेंशन में दी गई भूमि को अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ले लिया और इस भूमि को क्या किया, खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये खालसा भूमि क्या होती है, तो खालसा भूमि का मतलब है सरकारी भूमि, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अंडर में आ जाए वो क्या हो जाती है, सरकारी भूमि हो जाती है। तो इसने किस में कन्वर्ट कर दिया था, इन सारी जो है भूमि को छीन करके इनको किस में कन्वर्ट कर दिया, तो खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया। ये अलाउद्दीन द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश था, ये पहला अध्यादेश था, ठीक है। और दूसरे अगर हम अध्यादेश की बात करें तो दूसरे अध्यादेश के अंतर्गत इसने अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया। अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन क्यों किया, क्योंकि इस समय बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, इसके दरबार में षड्यंत्र भी हो रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए जो है इसने क्या किया, बहुत बेहतर तरीके की जो है गुप्तचर विभाग का गठन किया। ये इसका क्या था, दूसरा अध्यादेश था। तीसरा अध्यादेश क्या था, तो तीसरे अगर अध्यादेश की बात करते हैं कि शराब, भांग, जुए पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ये क्यों लगाया, क्योंकि जो उस समय के सरदार थे, जो अमीर वर्ग के लोग थे, ये लोग जो है किसके, शराब को माध्यम बना करके और भांग को भी माध्यम बना करके और जुए को माध्यम बना करके ये अमीर सारे एक साथ इकट्ठा होते थे इसी बहाने, और शासक के खिलाफ यानी सम्राट के खिलाफ जो है क्या करते थे, षड्यंत्र रचते थे, जिसकी जानकारी इस अलाउद्दीन खिलजी को जो है हो गई थी। और ये अपने राज्य में हो रही गतिविधियों पर ये निरंतर ध्यान दे रहा था और ये उसमें यही सोचता रहता था कि अपने दरबार के षड्यंत्र को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो इसने क्या किया कि इसने जो है जो शराब, भांग, जुआ ये होता था, ये जो चीज़ें होती थी, जो मादक द्रव्य होते थे या मादक पदार्थ होते थे, इन पर क्या किया, इसने प्रतिबंध लगा दिया। अब जब प्रतिबंध लगा देगा तो इसी वजह से जो षड्यंत्रकारी थे, अमीर वर्ग थे, ये सब इकट्ठे होते थे। तो जब इन पर प्रतिबंध लग जाएगा तो ऑलरेडी इनके पास कोई ये इस तरीके का बहाना नहीं मिलेगा इस तरह से ग्रुप कलेक्शन करने का, ठीक है। तो इस तरह से तीसरा क्या था, तीसरा अध्यादेश इसका था। और चौथे अगर अध्यादेश की बात करें, चौथे और अंतिम अध्यादेश के बारे में, तो इसने क्या किया था, अमीरों के दावतों, विवाह संबंधों पर एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज के टाइम पर विवाह होते हैं ना, कोई फंक्शन होता है, कोई विवाह समारोह होता है, या आज के टाइम पर तो बहुत सारे समारोह होने लगे हैं। तो इस समय यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है जो लोग इस तरह से इकट्ठे होते थे शादी विवाह के समय, जो बड़े सरदार होते थे या अमीरों के यहाँ जो दावत होते थे तो या विवाह संबंध होते थे, तो वहाँ पर अमीरों को एकत्र करने के लिए जो है होने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था कि सारे अमीर एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थे किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जारी किए गए 4 अध्यादेश, ठीक है। ये किसके लिए थे, मुस्लिमों के लिए थे। अब अगर हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये वैसे भी दूरदर्शी था, अशिक्षित था, तो क्या हुआ, लेकिन दूरदर्शी था। दूरदर्शी कैसे था, इसने सोचा कि अगर आज हमारे खिलाफ मुसलमान षड्यंत्र करने के लिए या हमारा विद्रोह करने के लिए खड़े हो रहे हैं, आए दिन विद्रोह हो रहे हैं चारों तरफ, तो एक दिन, अभी तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हिंदू भी हमारे खिलाफ खड़े होंगे। ये इसने दूर की सोच ली थी। तो इसने क्या किया, ये 4 अध्यादेश तो मुस्लिमों के लिए जारी किया, लेकिन 5वां अध्यादेश एक और अध्यादेश जारी किया जो कि हिंदुओं के लिए था। तो वो कौन सा था, वो था
कि हिंदुओं को जो है कठोर नीति के तहत उन्हें निर्धन बना दिया ताकि वे भविष्य में विद्रोह ना कर सकें। यानी कि हिंदुओं के पास जो अमीर वर्ग लोग थे तो यही सेम पॉलिसी अपनाई, उनके पास जो भूमि थी वो सारी छीन ली, उनकी संपत्तियों को छीन लिया, ठीक है। और इस तरह से कर टैक्स भी इसने बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया ताकि जो विद्रोहकारी हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, जब इनके पास पैसे का अभाव होगा तो ये विद्रोह ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसने अध्यादेश जारी किए थे, ठीक है। अब हम चलते हैं राजस्व एवं कर व्यवस्था। अब हम बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है किस तरीके से अपना राजस्व एकत्रित किया और कर व्यवस्था किस तरह से निर्धारित की, वह कितनी थी कर व्यवस्था, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि उस समय अगर हम बात करें कि मंगोल, उसको ये समझ में आ गया था कि मंगोलों का मुकाबला करना हो या सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना के लिए जो है इसने क्या सोचा कि कर में वृद्धि की जाए। यानी कि उसका जो राजकोष था वो रिक्त पड़ा हुआ था और इस रिक्त राजकोष को किस तरह से उसको भरा जा सकता है, तो उसके लिए इसने सोचा। क्योंकि जो आपके राज्य की यानी कि उसके किसी भी शासक के राज्य के लिए, राज्य को चलाने के लिए, उसके संचालन के लिए इकोनॉमी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप इकोनॉमी रूप से अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो आप अपने राज्य का बहुत बेहतर तरीके से सुचारू रूप से संचालन नहीं कर सकते हैं, ये फैक्ट है। तो इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि ऐसा हम क्या करें जो कि अपने रिक्त राजकोष को जो है हम स्ट्रॉन्ग कर सकें, और जब राजकोष हमारा रिक्त होगा तो हम ऑटोमेटिक जो प्रशासन है उस पर नियंत्रण कर लेंगे और नियंत्रण करने के बाद में उसको बेहतर तरीके से हम संचालन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसने क्या किया था कि इसने जो है कर में वृद्धि की, और कर में अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो इसने कितना किया था कर में वृद्धि, तो इसमें 50% इसने कर में वृद्धि की थी, जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल करने वाला शासक कौन बना, ये अलाउद्दीन खिलजी बना। क्लियर हुआ कि अगर बात करता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सबसे अधिक टैक्स लागू किया जनता पर, तो वो कौन था, ये अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। इसके पहले इसने जो है लागू किया था, जो टैक्स लागू किया था 1/2 भाग या 50%। इसके पूर्व के जो शासक थे तो इसके पूर्व के शासकों ने 1/3 जो है प्रतिशत 1/3 भाग कर जो है निर्धारित किया था और उसको ये लोग वसूल करते थे, ठीक है। लेकिन इसने कितना किया, 1/2 भाग यानी कि आधा, यानी कि 50%। तो इसने क्या किया कि साम्राज्य की स्थापना के लिए इसने कर में वृद्धि की, लगान कुल आय का 1/2 भाग निर्धारित किया और 2 नए कर इसने लागू किए। 2 नए कर कौन कौन से थे, एक चराई कर था और दूसरा कौन सा था, घरी कर था। ये आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जो है चराई कर लगाया था या फिर घरी कर लगाया था। अब आप लोगों को ये नहीं समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये चराई कर क्या है या फिर ये घरी कर क्या है। तो चराई कर है, इसने जो है क्या किया था, दुधारू पशुओं पर इसने टैक्स लगाया था, ठीक है। क्या किस पर लगाया था, दुधारू पशुओं पर जो टैक्स लगाया था तो वो कौन सा कर कहलाया, वो चराई कर कहलाया। और घरी कर की अगर हम बात करते हैं तो जो घरों में टैक्स लगाया, जहाँ पर लोग रहते थे घरों में जो टैक्स लगाया, तो वो घरों में जो टैक्स लगाया था उसका नाम क्या दिया, तो उसका जो है नाम दिया घरी कर, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसने अपने राज्य को जो है सुदृढ़ बनाने के लिए क्या किया। सबसे पहले तो टैक्स में वृद्धि की, कितनी की, 1/2 भाग इसने टैक्स लागू किया। इसके साथ में 2 नए कर इसने लागू किए, वो कौन से थे, एक चराई कर था और दूसरा कौन सा था, घरी कर था। क्लियर हो गया? आई होप आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। इसके बाद में वह पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली के आसपास की भूमि की पैमाइश कराई और लगान जो है इसने क्या किया, वसूल किया। इसके पहले
किसी भी शासक ने दिल्ली के आसपास की यानी कि अपने राज्य की भूमि की पैमाइश नहीं कराई थी, यानी कि नाप नहीं कराई थी, ऐसे ही टैक्स वसूल करते थे। तो इसने जो है भूमि की जो है नाप करवाई और इसके बाद में इसने लगान वसूल किया। ओके, इसने जो है लगान वसूल करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग की स्थापना की। वो विभाग कौन सा था? दीवान ए मुस्तखराज। कौन सा था? दीवान ए मुस्तखराज, जो कि किससे संबंधित था? राजस्व एकत्र करने से संबंधित था। इसका काम क्या था? इसका काम था लोगों से टैक्स वसूल करके लेके आना। तो अगर बात करता है कि दीवान ए मुस्तखराज कौन सी संस्था थी, तो ये टैक्स वसूल करने वाली संस्था थी। ओके, अब इसके बाद में क्या किया कि इसके ये जो है दीवान ए मुस्तखराज जो इस विभाग की स्थापना की, फ्यूचर में इसके बहुत बेहतर रिजल्ट जो है अलाउद्दीन खिलजी को देखने के लिए मिले और ये जो है अपने कार्य में सक्षम भी हुआ। बहुत बेहतर तरीके से जो है इसने राजस्व इकट्ठा किया और इसका परिणाम क्या निकला कि इस विभाग को स्थापित करने का परिणाम ये हुआ कि राजा का राजस्व सुदृढ़ हो गया, जिसकी बदौलत मंगोलों को पराजित किया इसने, साथ ही भारत में विस्तृत एवं सुदृढ़ खिलजी साम्राज्य की स्थापना की। भाई मैंने आपको पहले ही बताया ना कि आपका राजकोष रिक्त पड़ा है। अब आप सोच रहे हैं कि हम अपने रिक्त राजकोष को कैसे मजबूत करें। आपके मन में आइडिया आया कि ना हो तो जो टैक्स है इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए कुछ दिनों के लिए। जब राजस्व इकट्ठा हो जाएगा, संग्रहित हो जाएगा, तो उसके बाद की बात है कि वो फिर हमें बाद में देखना है कि अगर हम बेहतर तरीके से हमारा राजस्व सुदृढ़ हो गया है तो राजस्व सुदृढ़ होने के बाद में फिर उसको हम कर दें, वो एक अलग की बात है। लेकिन जो है इसको जो है क्या करना था कि अपने राजस्व को सुदृढ़ करना था, तो इसने राजस्व विभाग की स्थापना किया, दीवान ए मुस्तखराज। इसके माध्यम से इसका परिणाम क्या निकला कि इसके जो राजस्व में हुई, वो राजस्व में क्या हुआ, वो बहुत राजस्व में वृद्धि हुई और इसके तहत राजस्व सुदृढ़ हो गया। जब राजस्व सुदृढ़ होगा तो आप होने वाले विद्रोहों को आसानी से दबा सकेंगे। तो इस राजस्व का यानी कि जो इसके समय पर विद्रोह हो रहे थे उसके द्वारा दबाया जा रहा था, तो ये राजस्व भी कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा था इन विद्रोहों को दबाने में। ठीक है, तो इसका राजस्व मजबूत हो गया। इसके साथ साथ में जो है जब राजस्व मजबूत हो गया तो ये मंगोलों द्वारा जो आक्रमण किए जा रहे थे उसको दबाने में सफल रहा, प्लस साथ में जो उसके समय तत्कालीन समय में जो विद्रोह हो रहे थे तो ये भी जो है दबाने में सक्षम रहा। इसके साथ क्या हुआ कि इसके साथ साथ महत्वपूर्ण यानी कि भारत में विस्तृत और सुदृढ़ साम्राज्य की, खिलजी साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया और अपने समय पर जो है एक बहुत बड़ी कीर्तिमान स्थापित किया। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे और नेक्स्ट डे नए लेक्चर के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन जाने के पहले एक बार पुनः आपसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको समय के साथ प्रोवाइड हो सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।